स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी हेयर। सो हमने पिछले वीडियो में फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या है, किसी भी चीज़ को पुश करना है या उसे पुल करना ताकि उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकें, उसकी स्पीड को, उसके मोशन को हम चेंज कर सकें। दैट इज़ कॉल्ड एज अ फोर्स। फोर्स के बारे में हमने 2-3 एग्जांपल्स भी पढ़े थे कि जिसमें एक दूसरे को पुल कर रहे हैं गर्ल्स या पुश कर रही हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। इसमें एक एक्टिविटी है जिसका कंक्लूज़न ये है कि एक पर्सन अगर किसी चीज़ को मूव करना चाहे एंड दैट थिंग इज़ टू मच हैवी, तो वो अकेला उस चीज़ को मूव नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या किया, एक दूसरे फ्रेंड को कॉल किया और वो दोनों उस हार्ड थिंग को मूव करना शुरू हो गए। जैसे ही फोर्स डबल हुआ, यानी कि जहाँ पर एक पर्सन उसे पुश कर रहा था, जब 2 पर्सन उसे पुश करेंगे तो वो चीज़ मूव करना शुरू कर देगी। अब नेक्स्ट में क्या हुआ कि अगर एक पर्सन इस डायरेक्शन से उसे पुश कर रहा है एंड सेकेंड पर्सन इज़ पुशिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो वो चीज़ हमेशा स्टेशनरी रहेगी, वो चीज़ मूव नहीं करेगी। कंक्लूज़न क्या निकलता है कि हमें जब भी किसी चीज़ को मूव करना है तो उसे पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में फोर्स करना पड़ेगा। अगर हम दोनों डायरेक्शन से यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से उसे फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ मूव नहीं करेगी। इसका एक केस बनता है कि अगर उसे फिर भी मूव करवाना है तो हमेशा से एक चीज़ का फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि हम अगले एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? इन दिस गेम 2 टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शंस। हमने वो रस्सी खींचने वाली गेम देखी है जिसमें कि बोथ साइड से जो पीपल हैं वो रोप को पुल करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शंस। मेंबर ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन द डायरेक्शन। जिस तरह से हम पिक्चर में देख सकते हैं कि दोनों टीम्स के जो मेंबर हैं वो रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डजंट मूव। कभी कभी क्या होता है कि रोप जो है उसी जगह पर पड़ी रहती है, यानी कि जितना फोर्स इस डायरेक्शन से आ रहा है उतना फोर्स दूसरी डायरेक्शन से भी आ रहा है। तो जब सेम फोर्स दोनों डायरेक्शन से आएगा तो वो चीज़ मूव नहीं करेगी, ये हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन अगर इज़ इट नॉट सिमिलर टू सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3b? The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game। वह इन कंक्लूज़न है कि जिस टीम से यानी कि जिस डायरेक्शन से ज़्यादा फोर्स आएगा डेफिनेटली वो टीम विन कर जाएगी। फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। इससे हमें कंक्लूज़न का मिलता है कि जब हम किसी भी चीज़ पर एक ही डायरेक्शन में यानी कि सेम डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाते हैं तो वो फ़ोर्स ऐड हो जाता है। यानी कि अगर हम पहले 10 न्यूटन का फ़ोर्स लगा रहे थे और अगर दूसरा पर्सन 10 न्यूटन का और फोर्स लगा दे तो हमारे पास 20 न्यूटन का फ़ोर्स हो जाता है। यानी कि सेम डायरेक्शन में ही फ़ोर्स ऐड हो जाते हैं और उस जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतनी ही जल्दी वो चीज़ मूव करेगी। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। हमने एक्टिविटी में पढ़ा था कि जब हम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ ईजिली मूव करना शुरू कर देती है। इफ़ द 2 forces act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the difference between the 2 forces। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है किसी चीज़ पे, जिस तरह से इस फिगर में लगा था कि ये इस तरह से इसे पुश कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में इसे पुश कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा उन दोनों का डिफरेंस। कि सपोज कर रहे हैं ये 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एंड ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 15 माइनस 10 दैट इज़ इक्वल्स टू 5 न्यूटन। यानी कि फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। इस केस में क्या था कि अगर एक पर्सन 15 का लगा रहा है, दूसरा 10 का लगा रहा है, तो हमारे पास टोटल फोर्स कितना हो जाता है 25 न्यूटन। यानी कि फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि वो चीज़ इजीली मूव कर जाएगी। इसमें क्या था, अगर 15 का एक लगा रहा है और दूसरा 10 का लगा रहा है तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 5 न्यूटन। यानी कि इस चीज़ में फोर्स बढ़ गया, चीज़ ईजिली मूव करेगी। इसमें जो फोर्स है वो कम हो गया, यानी कि वो चीज़ मूव नहीं करेगी। Fine. What do you observe in the activity 11.2 when both of you are pushing in the heavy box from the opposite directions? Recall that in the tug of war, when 2 teams pull equally hard, the rope doesn't move in any direction। हमें इस रस्सी वाली गेम में पता है कि जब 2 टीम्स इक्वली उसे खींचती हैं तो वो रस्सी जो है मूव नहीं करती है। So we learn that a force could be larger or smaller than the अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम फोर्स को किस तरह से उसकी स्ट्रेंथ को शो कर सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से, यानी कि वो कितना फोर्स है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट। हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है कि हम फोर्स लगा किस डायरेक्शन में रहे हैं। जिस तरह से हम केसेस में देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं एंड दीज आर applying force in the opposite directions. Also, if the direction or the magnitude of the applied force changes, the effect is also
चेंजेस, कि अगर हमारा फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिस तरह से इसे स्ट्रेट फोर्स लगा रहे हैं, अगर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दे तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन भी क्या होती है, चेंज हो सकती है, किसकी वजह से, फोर्स से। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, कि जब एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उसमें होता क्या है। You might recall similar situations. For example, while taking a penalty kick in the football, the player applies a force on the ball. जब एक penalty kick लेता है एक प्लेयर फुटबॉल की गेम में, the player applies a force on the ball. प्लेयर जो है उस बॉल पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। बिफोर बीइंग हिट, जब उस बॉल को उसने हिट नहीं किया होता, द बॉल वॉज एट द रेस्ट पोजीशन। जब उसने हिट नहीं किया, यानी कि बॉल जो है फ्लोर पर पड़ी है, ज़मीन पर पड़ी है, तो यानी कि वो कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट में। सो इट्स स्पीड वॉज ज़ीरो। जब कोई चीज़ रेस्ट पे होती है, रुकी होती है, यानी कि उसके अंदर कोई भी स्पीड नहीं होती है। हमें पता है, हमने 7th में भी स्टडी किया है, तो उसकी स्पीड क्या थी, ज़ीरो। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। जब वो उसको हिट करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वो कहाँ पर, गोल होने के लिए बॉल आगे बढ़ेगी। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल। अब जो गोल कीपर है वहाँ पर बॉल को बचाने के लिए खड़ा है, वो क्या करता है, उसे बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है। बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई द फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। गोल कीपर क्या करता है, उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है, जो बॉल हमारी पहले से ही मोशन में होती है। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल। या तो वो बॉल को रोक लेता है, अपने हाथ में पकड़ लेता है, या उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि उसकी सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर देता है। सेविंग अ गोल फ्रॉम बीइंग स्कोर्ड, जिसकी वजह से जो सेकंड टीम है उसका गोल ना हो सके। इफ़ गोल कीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल द स्पीड डिक्रीजेस टू जीरो। वो इनिशियली भी ज़ीरो स्पीड पर थी, प्लेयर ने उसे हिट किया, उसमें कुछ स्पीड आई, अब गोल कीपर ने उसे रोक दिया, तो उसकी स्पीड फिर से क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। सो इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ इन डायरेक्शन ऑफ मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, कि अगर जिस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो एक बॉल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और मैंने पीछे से फोर्स लगा दिया, उसके ऊपर दोबारा से उसे हिट कर दिया, वो और तेज़ी से आगे बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रहा है तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर बॉल इस तरह से मूव कर रही है और मैंने इधर से इसके आगे हाथ रख दिया, तो वो बॉल क्या हो जाएगी, वहीं पर आकर रुक जाएगी। यानी कि जब हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगाते हैं तो हमारा जो मोशन है वो रुक जाता है। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जो पहेली एंड बूझो हैं वो हमारे साइंस में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। तो पहेली जो क्यूरियस है जानने के लिए, वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या फोर्स जो है सिर्फ स्पीड को चेंज करता है। लेट अस फाइंड आउट। स्पीड को ही नहीं बल्कि वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ये हमें पहले से ही पता है। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, अगर हमने एक बॉल को थ्रो किया है, वो एक स्पीड से मूव करती जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि हमें एक रूलर जो है, यानी कि एक स्केल को जो है उसके रास्ते में रख देना है। अगर बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, हमने यहाँ फेंकी थी, और रास्ते में हमने कोई स्टिक रख दिया, कोई स्केल रख दिया, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो पहेली का जो क्वेश्चन था कि क्या उससे सिर्फ स्पीड चेंज होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा हमारी फोर्स के कारण उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। दैट इज़ द आंसर। इसके बाद हमारा क्या है, कुछ इसी तरह के एग्जांपल्स इसमें गिवन किए हुए हैं। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज द चेंज इन इट्स स्टेट। हमने टॉपिक के नाम में पढ़ा था चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो क्या है ये चीज़, अ चेंज इज इन आइदर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आए, या फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आए, यानी कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब वो दूसरे में मूव कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड एज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो हमारा जो फोर्स है वो क्या क्या कर सकता है, एक तो हमारी स्पीड को चेंज कर सकता है, कि अगर एक बॉल तेज़ी से जा रही है और रास्ते में हम आगे हाथ रख दें या फिर कोई स्टोन रख दें, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाए तो उसे हम बोलते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। दस अ फोर्स में ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स से क्या क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, किसमें, स्टेट ऑफ मोशन में, किसके, ऑब्जेक्ट के, यानी कि किस किस में चेंज आएगा, या तो स्पीड में या फिर हमारी डायरेक्शन में।